नमस्कार। कल हम लोगों ने कास के बारे में चर्चा की थी। आज पिट्यूटरी ग्लैंड के स्राव अधिक बढ़ जाने के कारण जो हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारे उषा तबानी, योगेश महाजन जी, माधव मिश्रा जी, मनोरंजन साहू जी, आनंद आयुर्वेद, परेश मन्या जी, विक्रम सिंह जी, वंदना पाठक जी, माधव मिश्रा, दीप्ति राजपूत आदि चिकित्सक, विनय मित्तल जी सब उपस्थित हो रहे हैं। जैसा मैंने अभी बताया, कल हम लोगों ने कास के बारे में चर्चा की थी। आज फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के अधिक स्राव होने के कारण हाइपर लेक्टिनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न ले लेते हैं। डॉक्टर रजनीश शर्मा, उनका 28 साल का मेल पेशेंट है। चार साल हो गए शादी को, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो पाई। इन्फेक्शन पस सेल के रूप में 8 to 10 है। एक्टिव स्पर्म 35 है और डेड स्पर्म 45 प्राप्त हुए हैं। तो चूँकि एक्टिव 35 है, मोटेलिटी है, इसलिए जो फीमेल पक्ष है उसके बारे में भी जांच की जाना आवश्यक है। उसकी सोनोग्राफी आपने कराई होगी, देख लीजिए। उसमें सिस्ट वगैरह, ओवेरियन सिस्ट या अन्य कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिससे इनफर्टिलिटी हो रही है। दोनों की जांच अच्छी तरह कर लें। पुरुष को पुष्पधन्वा रस 60 मिलीग्राम, त्रिभंग भस्म 250 मिलीग्राम और वसंत कुसुमाकर 60 मिलीग्राम ये दिन में 2 बार शहद के साथ सेवन कराएं या ब्राह्मी औले के साथ दें। इसके अलावा कौच पाक 5 ग्राम दिन में 2 बार जरूर कराएं। और यदि संभव हो तो हस्बैंड और वाइफ दोनों को संशोधन कर्म करा लें, वमन विरेचन, और बाद में यदि कोई और तकलीफ हो तो वस्ती भी दी जा सकती है, लेकिन वमन विरेचन करना जरूरी है। वमन विरेचन करने के पश्चात फिर जो वाइफ है उनको उत्तर वस्ती फलघृत की आप लगाएं या दशमूल तेल की उत्तर वस्ती लगाएं। पुरुषों में भी उत्तर वस्ती दशमूल तेल की आप लगा सकते हैं। इसमें निश्चित रूप से रोगियों को लाभ होगा, लेकिन मैं कहूँगा कि संशोधन कराएं, फिर औषधियों का सेवन कराएं। डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उनका पेशेंट है। इर्रेगुलर मेंसेस होते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इर्रेगुलर मेंसेस होता है। ऐसे पेशेंट में वमन, विरेचन और लेखन वस्तु इनका प्रयोग कराना चाहिए। फिर इसके बाद कुमारी आसो, लोहासो 2-2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दिन में 2 बार देवें। इसके अलावा एलोवेरा जूस 1-1 चम्मच दिन में 2 बार पानी के साथ आप सेवन कराएं। इसके अलावा यदि और कोई बीमारी हो, जैसे श्वेत प्रदर हो, तो उसका ट्रीटमेंट आप भी करें। जनरली होता ही है, जब रेगुलर मेंसेस होता है तो जो अनवांटेड डिस्चार्ज होता है तो उसके लिए पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 बार, प्रद्रांतक लौह 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, शिलज इत्यादि लौह 125 मिलीग्राम, ऐसी दिन में 2 या 3 मात्राएं पेशेंट को देना चाहिए।
एमिनोरिया कंडीशन आ जाए तो उसमें रजा प्रवर्तनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार देवें। इससे निश्चित है जो मेंसेस है वो नियमित हो जाएंगे। लक्ष्मण राजपूत, डॉक्टर लक्ष्मण राजपूत, उन्होंने, उनका एक पेशेंट है, मल प्रवृत्ति को जब जाते हैं तो आवाज युक्त मल प्रवृत्ति होती है। अपान वायु बड़े वेग के साथ अधोमार्ग से निकलती है जिससे आवाज आती है। ओपीडी स्तर पर इसमें क्या ट्रीटमेंट हम देवें? तो पहले तो 4-5 दिन पंचकोल काढ़ा दीजिए, आम का निराकरण हो जाए। उसके पश्चात हिंगोष्टक चूर्ण 5 ग्राम शुद्ध घृत के साथ भोजन के पहले दोनों टाइम दीजिए। औषधियों में पिपल्यासो और अभ्यारिष्ट। पिपल्यासो 4 चम्मच, अभ्यारिष्ट 4 चम्मच, 8 चम्मच पानी भोजन के बाद देवें। रस औषधियों में गुल्म काला नल रस 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, अश्वकंचुकी रस 60 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है, इसी दिन में 2 मात्राएं पेशेंट को दीजिए। इससे वायु का निस्सरण होगा तो, लेकिन आवाज़ नहीं होगी। मल साफ होना चाहिए। जब मल रेक्टम में एकत्रित हो जाता है तो गैसें ज़्यादा बनती हैं, अपान वायु की मात्रा ज़्यादा बनती है, और जो आप लक्षण बता रहे हैं वैसे लक्षण रोगी में प्राप्त हो सकते हैं। हिंगवादी बटी, शंख बटी, इसका भी प्रयोग करें। इसके अलावा अजमोदादि चूर्ण, शिवाक्षार पाचन चूर्ण, इनका भी प्रयोग आप भोजन के बाद 1-1 चम्मच की मात्रा में आप कर सकते हैं। खान पान में हरी सब्जियों का, फलों का अधिक मात्रा में सेवन करें। बेसन, मैदा और गरिष्ठ भोजन बिल्कुल बंद कर दें। डॉक्टर चैताली सिग्ने, रिकरेंट सर्विसाइटिस और ल्यूकोरिया से पेशेंट ग्रसित है, क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए? सर्विसाइटिस, it is an inflammation of the cervix, narrow end of the uterus that opens into the vagina. इसके सिम्टम्स में ब्लीडिंग हो सकती है, ब्लीडिंग बिटवीन पीरियड्स, पेन विद इंटरकोर्स, ड्यूरिंग सर्वाइकल एग्जामिनेशन देयर इज ए पेन, एबनॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज। ये रोगी में लक्षण मिलते हैं। इसका मुख्य कारण है साफ सफाई का ध्यान न रखना। ऋतुकाल के पूर्व एमसी के समय स्वच्छ कपड़ों का प्रयोग न करना, इन कारणों से इस प्रकार की बीमारी होती है। ऐसी अवस्था में त्रिफला जल से प्रक्षालन करें उस स्थान को। प्रतिदिन दिन में 2 बार, साथ में टैबलेट ल्यूकॉल दिन में 2-2 गोली दिन में 3 बार, सिरप M2 टोन 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को सेवन कराएं। प्रद्रांतक लौह 250 मिलीग्राम, गंधक रसायन 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्राएं शहद के साथ सेवन कराएं। इसके अलावा कुमारी आसो 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को सेवन कराएं। उस्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 2 या 3 बार सेवन कराएं। इससे ल्यूकोरिया में बहुत जल्दी आराम प्राप्त होगा। अगर इरिटेशन सर्विक्स के बाहर हो
तो अल्टीप्लेक्स या मोहा लोशन, अल्टीप्लेक्स या लोहा लोशन, मोहा MOHA ये चरक का है, इसको स्थानीय लेप करें तो इरिटेशन जो है या स्वेलिंग आसपास होगी वो निश्चित रूप से इससे आराम प्राप्त होगा। डॉक्टर सोनल पटेल, उन्होंने, मैंने एक योग बताया था, जो फंगल इन्फेक्शन होता है कि नीम के पत्तों को जलाएं, उससे धुआं इकट्ठा कर लें और उस धुएं को लगाना है। धुआं इकट्ठे करने की तरीका बताया था कि पीतल की थाली आप चूल्हे में रख दें, उस ऊपर पानी भर दें और नीचे आप हरी पत्ती किसी माध्यम से जलाएंगे तो जो धुआं निकलेगा वो पीतल की थाली में इकट्ठा हो जाएगा। उसको कलेक्ट करके और फंगल इन्फेक्शन के स्थान पे आप दिन में 2 बार लगाएं। इससे 7 डेज के अंदर, 7 दिन के अंदर आराम प्राप्त होता है। सोनल पाटिल जी ने नीम मंजरी का दिया बनाकर और धुआं कलेक्ट करा और इस धुआं को फंगल इन्फेक्शन में लगाया और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हुए। तो ये आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप अनेक तरीके से परिवर्तन करके सुविधा के आधार पे आप प्रयोग कर सकते हैं। ये अच्छा आपका प्रयोग है और लोगों को भी इसको अपनाना चाहिए। डॉक्टर शुभांगी पाटिल, विरेचन के लिए ज़्यादा उपयोगी सहज योग कौन सा है? सामान्यतः मैंने देखा है कई लोग विरेचन कल्प के रूप में इच्छा विधि रस का प्रयोग करते हैं, कई लोग त्रिव्रत अवलेह का प्रयोग करते हैं, कई लोग एरण्य तैल का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन जो क्लासिकल मेथड है उसके आधार से आपको कल्प का चयन करना चाहिए। शारंगधर ने 4 प्रकार के विरेचक द्रव्य बताए हैं: अनुलोमन, स्रंसन, भेदन और रेचन। अनुलोमन के लिए हरित की, स्रंसन के लिए अमलतास गुदा, भेदन के लिए कुटकी और रेचन के लिए त्रिव्रत। इन 4 औषधियों को उल्लेख किया है आचार्य शारंगधर ने और ये बड़े उपयोगी हैं। तो जब हम विरेचन कर्म कराते हैं तो हमें अनुलोमन भी कराना है, स्रंसन भी कराना है, भेदन भी कराना है, रेचन भी कराना है। ये एक साथ अन्य औषधियों से नहीं हो सकते। अगर आप नाराज रस से इच्छाभरी दे रहे हैं तो इसमें ड्रास्टिक प्रेगेटिव होगा, पानी की मात्रा ज़्यादा निकलेगी, रोगी को वीकनेस जल्दी आ जाती है। एरन तैल देंगे तो जो उपस्थित मल है उसको निकाल देगा, लेकिन जो चिपका हुआ मल है वो निकाल नहीं पाएगा। कुटकी देते हैं तो उधर शूल होता है और इसमें भी जो चिपका हुआ मल है उसको निकाल के बाहर किया जा सकता है, लेकिन दीपन पाचन का कार्य कुटकी नहीं करती। ऐसा ही त्रिव्रत है। इसलिए यदि इनको इकट्ठा मिला करके दें तो सम्मिलित कार्य होगा विरेचन का और बड़ा लाभ होगा। इसलिए सामान्यतः 20 ग्राम कुटकी, 20 ग्राम अमलतास गुदा, 20 ग्राम त्रिव्रत और 20 ग्राम छोटी हरण, एक सामान्य मात्रा में बता रहा हूँ। इसकी मात्रा को आप पेशेंट के कोष्ठ के अनुसार से बढ़ा सकते हैं। इसका काढ़ा बना लें 100 ml के आसपास और इसमें कैस्टर ऑयल 40 ml मिला लें। यदि मृदु कोष्ठी है तो इस काढ़े में कैस्टर ऑयल मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इस काढ़े के द्वारा ही शोधन अच्छी तरह हो जाएगा। लेकिन मध्य कोष्ठी है तो इसमें 40 ml एरन तेल मिला करके पान कराएं। और यदि गुरु कोष्ठी है रोगी तो इस काढ़े में 125 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम तक इच्छाभेदी रस मिला दें।
जब इच्छा विधि रस मिलाते हैं तो गर्म पानी का अनुपान नहीं देना चाहिए। बीच बीच में हम जो गर्म पानी पिलाते हैं विरेचन के दौरान, वो नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी में जो एक्टिव प्रिंसिपल है, एक्टिव द्रव्य है इच्छा विधि रस का, वो नष्ट हो जाता है। बाकी में जहाँ पर इच्छा विधि नहीं पड़ा है वहाँ सुख और जल अनुपान में देना चाहिए। तो मेरे विचार से ये जो 4 औषधियाँ मैंने बताई, उनका योग बना करके आप दें। बड़ा सरल है और बड़ा कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, प्रैक्टिकल जो दिक्कत आती है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कुटकी बड़ी तीक्ष्ण होती है, कटु होती है, अरुचिकर होती है। तो जब काढ़ा पिया जाता है तो कई लोग इसके द्वारा उल्टियां होने लगती हैं। खास तौर से लेडीज़ और लड़कियों में अगर कुटकी हम देते हैं काढ़ा तो निकल जाता है मुख के द्वारा, वमन हो जाता है। इसका एक तरीका है, आप कुटकी का घन सत्व, घनबटी बाजार में उपलब्ध है, आप काढ़ा को पिला दीजिए और उसके बाद घनबटी 2 से 4 गोली खिला दीजिए। तो इससे जो उल्टी होने की प्रॉब्लम है कुटकी कारण, वो नहीं होगी। और इच्छा विधि रस भी काढ़े में मत मिलाइए, अलग से पुड़िया बना के दे दीजिए। 125 मिलीग्राम की 2-3 पुड़िया। पेशेंट को 9 बजे एरंड युक्त जो काढ़ा है वो पिला दीजिए। फिर 1-2 घंटे बाद पेशेंट को फ़ोन करिए, पूछिए कि मल प्रवृत्ति हुई कि नहीं। अगर 2 घंटे तक भी मल प्रवृत्ति बहुत कम हो या 1-2 बार हो या ना हो, तो फिर इच्छा विधि रस जो आपने 250 मिलीग्राम दिया है उसको लेने के लिए पेशेंट को बोल दीजिए और इंस्ट्रक्ट कर दीजिए कि आप गर्म पानी आप मत लेना, गुनगुना पानी मत लेना। तो इस तरीके से रोगी को मैनेजमेंट किया जा सकता है। हमेशा आप ध्यान रखें, वमन विरेचन जब कराते हैं तो हर घंटे पेशेंट से आपको कांटेक्ट करना है। आप व्यक्ति शायद यदि नहीं जा पाते हैं तो आपके पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा भी आप उनकी ड्यूटी लगा करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या टेलीफोन के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप विरेचन योग का प्रयोग कर सकते हैं और ये बड़ा अच्छा है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी पेशेंट को नहीं होती है। डॉक्टर रचना जायसवाल, इन्होंने RH इनकम्पेटिबिलिटी के बारे में जानकारी चाहिए। इनकम्पेटिबिलिटी RH, it is a condition that develops when a pregnant woman has RH negative blood and a baby in her womb has RH positive blood. During pregnancy, red blood cells from the unborn baby can cross into the mother's blood through the placenta और इसके परिणाम स्वरूप प्रेग्नेंट वुमन के एक प्रकार का एंटीबॉडी पैदा होती है और यह एंटीबॉडीज जो नवजात शिशु है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, उसमें इंटर हो जाता है प्लेसेंटा के द्वारा और रेड ब्लड सेल्स हैं उनको नष्ट करता है। इस तरीके से जो बालक है वो बड़ा कमज़ोर हो जाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा, RH incompatibility is a condition that develops when a pregnant woman has RH negative blood। जब प्रेग्नेंट वुमेन में RH नेगेटिव ब्लड होता है और जो बेबी पेट के अंदर है उसमें RH पॉजिटिव ब्लड रहता है और यह ब्लड प्लेसेंटा के द्वारा प्रेग्नेंट वुमन में पहुंच जाता है और जिसके कारण
एंटीबॉडी की उत्पत्ति होती है और ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू जो बेबी है उसके ब्लड में सम्मिलित हो जाता है और रेड ब्लड सेल की हानि होती है। ये एक विशेष बात है और इसकी वजह से जब बच्चा पैदा होता है तो कमज़ोर होता है और इसीलिए आपने देखा होगा कि बच्चा पैदा होने के 2-3 दिन बाद एनीमिया या जॉइंटिस का शिकार हो जाता है। वो इसी कारण होता है। इसके लिए जो मासानुमासिक क्रम आयुर्वेद में बताया गया है प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वोमेन के लिए, उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। साथ ही 7वें महीने से फल घृत का 20 ml भोजन के आधा घंटे पहले दोनों टाइम आप सेवन कराएं। इससे व्याधि क्षमता तो पैदा होगा और हो सकता है कि इस प्रकार की बीमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन में और बच्चे में हो जाती है वो ना हो। इसके अलावा 6वें महीने से ही आमल की रसायन 5 ग्राम दिन में 2 बार या ब्राह्मी अवलेह या च्यवनप्राश इसका सेवन निरंतर पेशेंट को कराते रहें। खान पान में विशेष ध्यान रखें। फास्ट फूड या जंक फूड प्रेग्नेंट को ना देवें, नहीं तो इसका असर बच्चा जो पेट के अंदर है उस पर ये पड़ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दिनचर्या गर्भिणी की और जो मासानुमासिक क्रम है आयुर्वेद ने जो वर्णन किया है उसका पालन जरूर रोगी को कराना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को कराना चाहिए। इससे प्रेगनेंसी जब लेबर पेन उतने नहीं होते और बच्चा आराम से पैदा हो जाता है। नहीं तो आजकल फोर्सेप्स डिलीवरी या सिजेरियन एक आम बात हो गई है। तो मासानुमासिक क्रम यदि आप अपनाएंगे तो इस प्रकार की बीमारियां पेशेंट में या गर्भिणी में नहीं होंगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम में डॉक्टर उषा तभानी जो कि शुरू से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर बलजीत कौर, डॉक्टर अजय कुमार सिंह और वरिष्ठ चिकित्सक पंचकर्म के प्रैक्टिशनर सुनील रातौरी जी, आयुष दर्पण के चीफ एडिटर डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर सुनीता साहू जी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह यादव, ये भी शुरू से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर रविंद्र भारद्वाज, डॉक्टर राज अग्रवाल, डॉक्टर हरिशंकर, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर लक्ष्मण राजपूत, डॉक्टर मनोरंजन साहू, ये भी शुरू से जुड़े हुए हैं, ज्योतिबाला डामोर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंचकर्म में राजस्थान में, विद्वान चिकित्सक हैं, आप जुड़ी हुई हैं इस कार्यक्रम से, फागुनी भट्टाचार्य, डॉक्टर अर्चना वर्मा और वंदना पाठक बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और प्रारंभ से इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। और एक और पंचकर्म के विशेषज्ञ प्योर आयुर्वेद ट्रीटमेंट करने वाले और नए नए अनुसंधान करते रहते हैं, ऐसे हमारे प्रिय वैद्य आर.वी. प्रजापति जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर योगेश महाजन, डॉक्टर प्रदीप मानवी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर हेमलता जी, डॉक्टर बलविंदर सिंह जी, डॉक्टर विवेक भारद्वाज जी, आनंद आयुर्वेद, विनय मित्तल जी और संजय जी जो कि बॉम्बे में ही हैं, आप सब समय पर उपस्थित होकर के ज्ञान का लाभ प्राप्त करते हैं और हमारे विद्वान चिकित्सक प्रश्न भी पूछते हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।
आप इसी प्रकार जिज्ञासु बन करके कार्यक्रम से जुड़े रहें, और यदि इसमें कुछ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो व्याख्यान में तो उसको भी अंकित करने का कृपा करेंगे। आइए हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में हम बता चुके हैं कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड में अनावश्यक अर्बुद की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको एडिनोमा बोलते हैं, तब पिट्यूटरी ग्लैंड में जो उसके स्राव हैं वो अधिक मात्रा में स्रवित होने लगते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से स्राव का अधिक मात्रा में स्रवण होता है तब प्रमुख रूप से 5 विकार उत्पन्न होते हैं। पहला है जिग्नेटिज्म और एक्रोमेगोली। जिग्नेटिज्म और एक्रोमेगेली, इसके बारे में पूर्व व्याख्यान में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। दूसरा विकार है हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, जिसकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। और तीसरा विकार होता है कसिंग सिंड्रोम, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और पांचवा होता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो इनके बारे में हम भविष्य में चर्चा करेंगे। आज हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया, जो कि अधिक स्राव पिट्यूटरी ग्लैंड से जब उत्पन्न होता है तो यह व्याधि उत्पन्न होती है, हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया। जब प्रोलेक्टिन हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी से उत्पन्न होता है, अधिक मात्रा में स्रवित होने लगता है, तब इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। इसके मुख्य लक्षण हैं जो दुग्ध प्रवर्तक हार्मोन, जिसको हम हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया कहते हैं, हिंदी में उसको दुग्ध प्रवर्तक हार्मोन कह सकते हैं। इसके बढ़ने से पुरुषों और स्त्रियों में दोनों में इसका प्रभाव दिखाई देता है। स्त्रियों में अल्पार्तो, ओलिगोमेनोरिया, अनार्तो, एमेनोरिया, इनफर्टिलिटी की उत्पत्ति होती है। साथ साथ चेहरे पर, लेडीज़ के चेहरे पर दाढ़ी मूछ निकल आती है, जिसको हिरुस्टिज्म कहते हैं। ये स्त्रियों में लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। पुरुषों में भी कई लक्षण प्राप्त हो सकते हैं, जैसे काम इच्छा में कमी, रिड्यूस लिबिडो, इम्पोटेंस, इनफर्टिलिटी, और कभी कभी पुरुष के दुग्ध स्राव, ओकेजनल ग्लैक्टोरिया, जिसको बोलते हैं ओकेजनल ग्लैक्टोरिया, जो स्तन है पुरुष के, उसमें कभी कभी दुग्ध का स्राव भी हो सकता है। तो इस तरीके से स्त्री और पुरुष में जब प्रोलेक्टिन हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो लक्षण प्राप्त होते हैं। चिकित्सा में सबसे पहले हमें अपनी दिनचर्या ठीक करना चाहिए। निदान का परिवर्जन, संतुलित आहार, नियमित दिनचर्या, रात्रिचर्या, पथ्यापथ्य का पालन करना चाहिए, और योगाभ्यास बहुत जरूरी है। पंचकर्म और योगाभ्यास, डक्टलस ग्लैंड जितनी भी व्याधियां होती हैं उसमें योग और पंचकर्म, ये दोनों बहुत ही आवश्यक है। इनका प्रयोग हमको करना है। इसके अलावा लक्षणानुसार चिकित्सा, जैसे अल्पार्तो हो रहा हो, एमोनोरिया हो तो स्लज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, अग्निकुमार रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 बार इसका प्रयोग कराएं। एलोवेरा जूस 1-1 चम्मच दिन में 2 बार, प्रातः एवं सायं। रजा प्रवर्तनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार, और इसमें उत्तरवस्ती भी बहुत ही लाभप्रद होगी। बंध्यत्व, इनफर्टिलिटी, तो इसमें तो पहले आपको शोधन कराना है। फल घृत से आभ्यंतर स्नेहपान, उसके पहले दीपन पाचन 5 दिन तक, फिर फल घृत से
आभ्यंतर स्नेहपान, फिर वमन कराइए, विरेचन कराइए। और पुरुषों में त्रिभंग भस्म, शिलाज इत्यादि लौह आदि का प्रयोग करें। कौच बीज का अवलेह प्राप्त होता है, उसका सेवन करें। लेकिन शोधन करने के बाद उत्तरवस्ती पुरुष में भी दे सकते हैं और स्त्रियों में भी दे सकते हैं, तो बंध्यत्व में निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा, लेकिन शोधन आपको कराना पड़ेगा। हिरोटिज्म में भी शोधन कर्म कराना है। नपुंसकता तथा कामेच्छा में कमी यदि हो तो शोधन कराने के पश्चात ब्राह्मण और बाजीकरण औषधियाँ सेवन करना चाहिए। बाजीकरण वस्ती का भी प्रयोग इसमें करना चाहिए। कामेच्छा यदि कमी है, इम्पोटेंस है, तो उसमें शतावरी, अश्वगंधा, केवांच बीज, सफ़ेद मूसली और बबूल फली, इनका बराबर बराबर मात्रा में लेकर के आप चूर्ण बना लें और एक एक चम्मच दिन में 3 बार ठंडे दूध के साथ सेवन कराएं। इनकी वस्ती भी आप तैयार कर सकते हैं। इन चारों को 20-20 ग्राम ले लीजिए। अश्वगंधा 20 ग्राम, शतावरी 20 ग्राम, केवांच बीज 20 ग्राम और सफ़ेद मूसली 20 ग्राम। इनका काढ़ा बना लीजिए 300 ml और इसमें अश्वगंधा अधिघृत 50 ml, शहद 50 ml, सेंधौ 5 ग्राम डाल करके विधिवत बस्ती देवें। इसके अलावा जो सिद्ध बस्ती है, यवकुल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु सैंधवा सयश्चावा सिद्ध बस्ती इति स्मृता, सिद्ध बस्ती भी इसमें अच्छा लाभ दर्शाएगी। तो इस तरह से लक्षण को देख करके आप पेशेंट में चिकित्सा करें। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दुग्ध में घोल करके दोनों टाइम देना चाहिए। अश्वगंधारिष्ट 20 ml पानी भोजन के बाद। कौच पाक ठंडे दूध के साथ लेना चाहिए, 1 चम्मच सुबह शाम को। और केवांच बीज और अश्वगंधा चूर्ण, ये इसके लिए रामबाण दवाई है। 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार अवश्य सेवन कराएं। इसके अलावा ब्राह्मी रसायन, ब्राह्मी अवलेह, आमलकी आदि चूर्ण, जो रसायन और बाजीकरण औषधियाँ हैं, शोधन के पश्चात ऐसी अवस्था में पेशेंट को सेवन कराना चाहिए। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया के बारे में चर्चा की। आगे आने वाले लेक्चर में हाइपर सिक्रीशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH, इसके बारे में आगे आने वाले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आशा है आपने ये समझ लिया होगा कि हाइपर प्रोलेक्टिनीमिया होता क्या है और क्या चिकित्सा हम दे सकते हैं, क्या लक्षण इसमें मिल सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको पुनः हार्दिक धन्यवाद कि आप समय पर उपस्थित रहकर पूरा व्याख्यान सुनते हैं। मैं बहुत बड़ा व्याख्यान इसलिए नहीं देता कि फिर वो याद नहीं रहता, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके प्रतिदिन चर्चा करते हैं ताकि आपके ज्ञान में वृद्धि हो और आपको कुछ फ़ायदा हो। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।